तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि फॉरेस्ट के कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं जो हमें जंगलों की वजह से होते हैं। इसी तरह कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट का एक काम होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करना। जैसे अगर हम आज देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बनी हुई है, मतलब जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से मेरा मतलब है जैसे सही समय पर वर्षा ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होना, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड होना। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। तो क्लाइमेट जो आज डिस्टर्ब हो गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को जो काटा गया है, जंगलों के जो कवर को ख़त्म किया गया है, उसकी वजह से आज हम क्लाइमेटिक चेंजेस भी देख रहे हैं। ओके, तो जो फॉरेस्ट होते हैं, दे एक्ट्स एज द स्पीड ब्रेकर्स टू द विंड्स एंड विच चेक द वेलोसिटी ऑफ द हॉट एंड कोल्ड विंड्स। तो हॉट और कोल्ड विंड्स जो होती हैं, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड को मेंटेन करना और क्लाइमेटिक कंडीशंस को मैनेज करना भी फॉरेस्ट का एक बहुत ज़रूरी काम होता है। दूसरा बताया जा रहा है चेक फ्लड्स। फ्लड्स मतलब होता है बाढ़। बाढ़ की जो कंडीशंस बनती हैं वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में बनती हैं जहाँ पेड़ कम होते हैं। ठीक है, जो निचले इलाके होते हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, क्या होता है कि जो जंगल होते हैं वो वाटर फ्लो को, वाटर का जो फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो हर वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे, वो एरिया बाढ़ से ग्रसित नहीं होगा, वहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बहुत कम होंगी। इसलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट ऑल्सो चेक द फ्लड्स लाइक कंडीशंस। ये नेक्स्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया। कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट एरियाज़। तो जैसे रेगिस्तान है, कहा जाता है कि कई हज़ार करोड़ वर्षों पहले जो भारत में जहाँ रेगिस्तान है, राजस्थान वाला इलाका है, वहाँ पर पहले एक घना जंगल हुआ करता था। तो आज देख सकते हो आप कि वो पूरा एरिया एक रेगिस्तान में बदल चुका है। तो कई बार क्या होता है कि जब पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, रेन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से किसी भी एरिया में वनस्पति जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में उत्पन्न हो पाती है। तो होता क्या है कि कई बार डेजर्ट एरियाज़ भी बढ़ जाते हैं, किसकी वजह से, जंगलों के ना होने की वजह से। तो डेजर्ट्स के एक्सपेंशन को रोकना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है जो फॉरेस्ट हमारे लिए करते हैं। रेन बेयरर्स। रेन बेयरर्स का मतलब होता है कि जो आप सबको मालूम है कि जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वाटर एवोपरेट होता है और वो बारिश के फॉर्म में वापस पृथ्वी पर आता है, बादल बनकर वो वापस पृथ्वी पर आता है। तो इन बादलों को अट्रैक्ट करने का काम भी फॉरेस्ट करते हैं। जंगल जो होते हैं वो इन बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से किसी एरिया में अच्छी भरपूर वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल, जैसे अगर हम बात करें कि वाटर लेवल इन पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स मेंटेन बाय देम। नदियों में बहने वाला पानी, सरोवरों में जो पानी होता है, ठीक है, छोटी छोटी झीलों में जो पानी होता है, वो किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। और रेनफॉल को कौन अट्रैक्ट करता है, जंगल। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है तो उससे सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन द फॉरेस्ट एरिया, डिकम्पोज एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। जो जंगलों में पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं वो जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो वो उस मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देती हैं। तो इस तरह से सॉइल की जो क्वालिटी होती है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की क्वालिटी को भी एनहेंस करता है। फॉरेस्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन। इफ द इरोजन ऑफ द ट्रीज आर बिकमिंग कंटिन्यू, देन आर एनवायरमेंट विल लैक द ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्व फॉर द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हम सबको जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये जंगल होते हैं ये सबसे बड़े सप्लायर्स माने जाते हैं।
किस चीज़ के? ऑक्सीजन के। हमारी एयर में, हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन होती है वो पेड़ पौधों की वजह से होती है। आज ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है और CO2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। यही कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित होता चला जा रहा है। इसके बाद अगला बेनिफिट ये बताया गया है, नेचुरल ब्यूटी। फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर द नेचुरल ब्यूटी। अगर हमें प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉय करना है तो हमें जंगलों में जाना होगा। जैसे कई टूरिस्ट जो होते हैं वो फॉरेस्ट विजिट करते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक सुंदरता को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो दिस इज़ नोन एज नेचुरल ब्यूटी। अब प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आज कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है। दूसरा है फॉरेस्ट आर ऑन हाई माउंटेन्स एंड हिल्स। ज़्यादातर जो जंगल हैं वो हिल्स पर या माउंटेन्स पर ही बचे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। मतलब अगर हम ये सोचें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर सब स्टेट में एक ही तरह से एक फिक्स एरिया में फॉरेस्ट है तो ऐसा नहीं होगा। हर जगह कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ फॉरेस्ट बहुत कम है। इसलिए क्या होता है, कुछ स्टेट्स की वायुमंडल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वहीं कुछ स्टेट्स में पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। कई फॉरेस्ट एरियाज़ ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ तक रोड्स नहीं बनाई जा सकी हैं, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते नहीं बनाए जा सके हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि इससे एसोसिएटेड है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स, कई बार हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। हमें मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बढ़ा पाएँ। डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, आज शहरीकरण की वजह से भी, अर्बनाइजेशन, शहरों के बनने की वजह से भी फॉरेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल की आग। अगर किसी भी कारण से जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उससे बहुत बड़े मात्रा में जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने फॉरेस्ट के संदर्भ में समझा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अगर हम फॉरेस्ट को बचाने की पॉलिसीज़ के बारे में समझें तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले एफर्ट्स लिए थे भारत के जंगलों को बचाने के लिए। हालांकि डिस्ट्रॉय भी उन्हीं ने सबसे ज़्यादा किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है तब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी 1894 में बनाई गई। दे एस्टैब्लिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरी स्टेट, उन्होंने हर राज्य में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया ताकि जंगलों को बचाया जा सके। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, फर्स्ट वन इज़ रेवेन्यू कलेक्शन और सेकेंड वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आप सबको मालूम है कि जब ब्रिटिश रूल भारत में था तो उनका सबसे मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता था, मेन जो पर्पस होता था वो होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वसूला जा सके। तो रेवेन्यू या इनकम के लिए सबसे पहले तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, और दूसरी बात फॉरेस्ट को बचाया जा सके ताकि लोकल जो इंडियंस लोग हैं वो फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाएं और केवल फॉरेस्ट का फ़ायदा उन्हीं को मिल सके। अब 1950 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1950 में सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। इट मीन्स के आज़ादी के बाद न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज मेड and its four main points were forest area should be increased to 33.3%। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि फॉरेस्ट का जो कवर है उसको 33.3% कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जितने भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि अगर किसी भी देश में उसका 33% से ज़्यादा भाग अगर फॉरेस्ट के रूप में होता है तो उधर की जो वायुमंडल होता है, उधर की जो वायु होती है वो बहुत स्वच्छ होती है। वो देश रहने के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा देश माना जाता है। इसलिए हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1950 में बनाई गई उसमें और एक ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि फॉरेस्ट का परसेंटेज, फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज कम से कम 33% किया जाए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट बात ये बताई जा रही है
नेक्स्ट इसमें ये बताया जा रहा है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी में रखा वो है फॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम इस फॉरेस्ट के कवर को बढ़ा पाएंगे। तीसरी बात जो इन्होंने अपनी पॉलिसी में रखी वो था प्रोटेक्शन, मतलब एक डायरेक्ट प्रोटेक्शन भी जंगलों को दी जाए, ना केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू बल्कि जो आसपास के विलेजर्स हैं उसको भी इसमें शामिल करना और उनसे भी मदद लेना ताकि जंगलों को बचाया जा सके। और फोर्थ पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट रिसर्च, इन्होंने फॉरेस्ट के पेड़ पौधों को, वनस्पति को लेकर रिसर्च भी शुरू की। इस तरह के कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने फॉरेस्ट को लेकर बनाई। द पॉलिसी वॉज रिवाइज्ड ऑन 7 दिसंबर 1988। इसी फॉरेस्ट पॉलिसी को फिर रिवाइज किया गया 1988 में। 7 दिसंबर 1988 को इसमें रिवाइज किया गया, इसको रिवीजन किया गया, उसमें कुछ एडिशन किए गए। जैसे द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 वॉज द कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसमें ये साफ कर दिया गया 1988 में, ये साफ कर दिया गया कि फॉरेस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट को बचाना और फॉरेस्ट को डेवलप करना। द पॉलिसी होल्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू द प्रिजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्होंने कहा कि हमें एनवायरनमेंट को स्टेबिलिटी देनी होगी और हमें ये करने के लिए सबसे पहले प्रिजर्वेशन पर जोर देना होगा। प्रिजर्वेशन मतलब पहले तो हमें जंगलों को बचाना होगा, प्रिजर्व करना होगा, और दूसरी बात हमें रिस्टोर करना होगा इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब हमें जो ये जो प्राकृतिक संतुलन है इसको हमें बैलेंस करना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें नेचुरल जो हेरिटेज है, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसको हमें बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। चेक ऑन द सॉइल इरोजन एंड डेन्यूडेशन इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ द रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। इसमें यह भी कहा गया कि सबसे पहले तो अगर हमें जंगलों को बचाना है तो हमें मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करना होगा, हमें सॉइल इरोजन को रोकना होगा, सॉइल के बहने को रोकना होगा, और हमें ऐसे एरियाज़ जो कैचमेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पानी भर जाता है और जहाँ पानी भरने की वजह से वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब वहाँ की मिट्टी बह जाती है, तो उन एरियाज़ को भी हमें उनकी देखभाल करनी होगी और हमें उसको संभालना होगा। तो इस तरह से पेज नंबर 11 पर जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फॉरेस्ट से जुड़े हुए ये पॉइंट्स थे, इसमें कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बताए गए थे और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसमें हमने देखा कि पहली पॉलिसी ब्रिटिश के थ्रू बनाई गई, फिर हमने देखा कि 1950 में एक पॉलिसी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, and then we have seen that in 1988 one more policy was made. It was the policy which was actually revised. It was the revised version of the previous policy. So in this way it is the end of this page. Now further explanation of the next page in the next video. अगले पेज का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा ताकि हमारा पेज वाइज एक एक्सप्लेनेशन चलता रहे, ताकि आपको डिटेल में सारी जानकारियाँ मिलती रहें।